हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कॉलबर्ग द्वारा। तो इसका आंसर आएगा पियाजे द्वारा। तो ये 4 बुनियादी तत्व ये हैं कौन से? ये पियाजे की 4 स्टेज हैं, जिसमें पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल 2 साल से 7 साल तक के बच्चे के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए और फॉर्मल ऑपरेशन 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्किनर से, थोर्नडाइक से, हेगर्टी से या थर्स्टन से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा स्किनर से। जो हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जिसे R प्रकार का अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या अन्य बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। तो ये उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत भी स्किनर से ही संबंधित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? थर्स्टन से, स्टैनले होल से, स्किनर से या फ्राइड से? तो ये आएगा आंसर स्टैनले होल से, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? फ्रेंड्स, हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये थोर्नडाइक के दिए हुए नियम हैं, जिन्होंने 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम दिए थे। मुख्य में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और जबकि गौण में पहला यही बहुप्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया। तो ये गौण नियम का पार्ट है, इसका आंसर आ जाएगा B। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम तत्व प्रबलता भी बोलते हैं। फिर मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, जिसे अनुरूपता का नियम भी कहा जाता है, और अंत में साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी? तो आंसर आएगा C, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये अधिगम की एक विधि है। निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी? ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसका आंसर C आएगा, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। जो भी काम हम पूरे पहले कर चुके हैं, अगर हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसकी आदत लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थोर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी जिसे PMA भी बोलते हैं, इसके लेखक हैं थर्स्टन। इन्होंने 7 प्रकार की PMA दी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है मेमोरी से रिलेटेड, जिसे हम रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। दूसरा है वर्बल, जो एबिलिटी टू पावर वर्ड्स रैपिडली, मतलब तेज़ी से हम जिसको याद कर सकते हैं वर्ड्स को। तीसरा होता है मैथमेटिकल्स, जो नंबर से रिलेटेड है। चौथा होता है विजुअल, जो परसेप्शन, सूझबूझ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से। फिफ्थ होता है स्पेशियल, जो हमारे स्पेस से रिलेटेड है। सिक्स्थ होता है क्लासिफिकेशन, जो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग से होता है। और सेवन्थ एंड लास्ट होता है लॉजिकल, जो रीजनिंग से रिलेटेड होता है। रीजनिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव। उसके बाद थर्स्टन ने कुछ ग्रुप फैक्टर थ्योरियाँ भी दी हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशियल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी,
परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, मतलब ये सारे याद होने चाहिए आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी 4-3 देकर एक आपसे पूछ लेंगे कि ऑड वन आउट। आपको बताना है कि कौन सी इसमें थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नहीं है या कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सारे के सारे याद कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है किसने? प्याजे ने, पावलोव ने, कहलर ने या फिर स्किनर ने? तो इसका फ्रेंड्स आंसर आएगा प्याजे ने। देखिए ऑप्शन ए, प्याजे के अनुसार जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए काम के निचले स्तर माफ, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि दृश्य की कमी होगी तो जिन बच्चों में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम सी ऑप्शन, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? गेस्टाल्ट की थ्योरी हम काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए, इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या फिर जमैका में। तो इसका आंसर आएगा जर्मनी में। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से थे? कर्ट कॉफका, कर्ट लेविन, वोल्फगैंग कहलर, जिनमें से कहलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसे हम आहा थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसकी शुरुआत 1912 में हुई थी। और गेस्टोल्ट वर्ड आया कहाँ से है? गेस्टोल्ट वर्ड एक जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सीन एज ए होल, मतलब जिसे पूरा पार्ट, पूर्णकार सिद्धांत है, जिसे पूरा देखा गया है, ना कि एक पार्ट की वजह से पार्ट देखा गया है सिर्फ, जिसे हम परसेप्शन या इनसाइट यानी सूझबूझ का सिद्धांत भी कह देते हैं। इन्होंने कहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड की आलोचना की है और व्यक्ति सूझबूझ और समझ से बहुत ही अधिक सीखता है। ये इनके कॉन्सेप्ट में या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 191, समग्रवाद में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या बीच की ओर? तो इसका आंसर आएगा पूर्ण से अंश की ओर। जो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, उसी का अर्थ है पूर्ण या होल या फिर एक समग्र आकार, जिसका मतलब है टोटल पैटर्न या फिर कॉन्फ़िगरेशन। इसी को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार द होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी पूर्ण जो है वो अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मैक्रो टू माइक्रो को प्रतिपादित करते हैं। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दाइमर, कॉफका और कहलर, जिन्हें हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या फिर व्यवहारवाद। तो हमने ये पढ़ा है कि संरचनावाद मनोविज्ञान को एक चेतना का विज्ञान मानता है, जबकि संरचनावाद में कौन थे मेन? विलियम वुंट, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्ट और सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर काम किया है। इन्हीं विलियम वुंट के स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या फिर समग्रवाद। जहाँ पे भी आपको जे.बी. वॉटसन दिखे तो वहाँ पर बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद को टिक कर दीजिए। तो इसका आंसर आएगा व्यवहारवाद। तो बिहेवियरिज्म आया कब था? 1913 में। अगर बात करें बिहेवियरिज्म की तो ये हमारा सेकंड फोर्स है। अब ये तो हुआ सेकंड फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स क्या कहलाता है? फर्स्ट फोर्स कहलाता है साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण। और बिहेवियरिज्म स्टार्ट किसने किया है? जे.बी. वॉटसन ने 1913 में, जो इवान पावलोव से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। वॉटसन की एक स्टेटमेंट भी है, यदि उन्हें 1 दर्जन भी स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं तो बच्चों की क्षमता, योग्यता, प्रजाति आदि पर बिना ध्यान दिए वह उन्हें चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर या भिखारी कुछ भी बना सकते हैं। और इन्होंने पशु व्यवहार के अध्ययन पर भी जोर दिया है। बिहेवियरिस्ट ने, व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारा है। इन्होंने कहा है नो हेरिडिटी ओनली एनवायरनमेंट। तो ये सिर्फ पर्यावरणवाद की ही संज्ञा को मानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? क्षेत्रीय भ्रमण, पर्यटन, प्रयोगशाला विधि या फिर सभी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इतिहास की बात की जाए, स्थानीय इतिहास, तो उसके लिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या फिर सामाजिक सुधारों में? अगर सामाजिक अध्ययन की बात है तो उसके मूल्यों के विकास में ही उसका सबसे अधिक महत्व होता है। तो इसका आंसर आएगा बी। अब हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? समाज मिति, वाद विवाद, सामाजिक अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका फ्रेंड्स आंसर आएगा वो वाद विवाद विधि यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजविति विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा कहानी विधि। एक कहानी के जरिए हम एसएसटी सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ को प्राथमिक कक्षाओं में, प्राइमरी क्लासेस में अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये उसकी बेस्ट विधि है। नेक्स्ट, छात्रों को उनके आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश करता है। देखिए, अगर छात्र अपने हिसाब से समूह बनाते हैं तो ये उनका आत्मसम्मान घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को भी प्रभावित नहीं करता। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। जी हाँ, और टीचर को ही सावधानी से सोचकर सभी बच्चों को शामिल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा में समूह बनाने चाहिए। छात्रों को एक दूसरे को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्र भी एक दूसरे से सीखें और अपने ज्ञान के प्रति आत्मविश्वास का विकास भी करें। कुछ छात्रों में छोटे समूह में अपने विचारों को व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का आत्मविश्वास होता है, लेकिन संपूर्ण कक्षा के सम्मुख नहीं होता। तो ये जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी टीचर्स ही ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चा, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? तो उसे एक सिंपल मनुष्य ही खुद को समझना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 या जन्म से 2? तो पहले तो देखिए, चारों अवस्थाएं प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें अगर अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त यानी कि ठोस यानी कॉन्क्रीट की बात की जाए तो वो होगा 7 से 12 वर्ष, जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसमें रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावली का गुण भी आ जाता है। वो कंजर्वेशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांजिटिविटी, ये सारी स्टेजेस को अच्छे से समझ लेता है। इस अवस्था को हम एक उत्पाती अवस्था भी बोलते हैं, जिसे हम ट्रबलसम स्टेज बोलते हैं। और ये प्रारंभिक विद्यालय अवस्था होती है। 7 से 12 साल जो होती है उसमें बच्चा शुरू में विद्यालय में जाना
एलिमेंट्री जो स्कूल स्टेज हम इसको बोलते हैं। टोली अवस्था भी इसी को ही बोलते हैं, यानी कि गैंग स्टेज। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, और क्रमबद्धता यानी इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह, ये सब हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी ठोस संक्रिया का ही एक पार्ट है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ hits a thumbs up, and for more updates please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Take care.